दुनिया के कई बड़े देशों में खाली पड़े दफ्तरों की दर काफी ज्यादा है। तो क्या हम इन खाली दफ्तरों को लोगों के लिए आवास में नहीं बदल सकते? हम में से अधिकांश लोग वापस दफ्तरों में बैठने लगे हैं, लेकिन घर से ही काम करने का तरीका भी बना रहेगा। जैसे 35% अमेरिकी कर्मचारी जो घर से ही काम कर सकते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत से लोग किसी खास मौके पर ही दफ्तर आते हैं। लेकिन खाली दफ्तर नई समस्या नहीं है। महामारी से बहुत पहले पुराने पड़ते दफ्तरों के लिए लगाव कम होने लगा था। पिछले 10 साल से एक रुझान देखने में आ रहा है जिसे हम फ्लाइट टू क्वालिटी कहते थे। स्टीवन पेंटर एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट हैं। उनका जोर अडैप्टिव रीयूज पर है। लोग पुरानी इमारतों में अपनी लीज नहीं बढ़ा रहे थे, वे नए बन रहे मकानों का रुख कर रहे थे क्योंकि उनमें बेहतर सुविधाएं थीं, लोकेशन भी बेहतर थी। ये तमाम खाली दफ्तर केवल जगह की बर्बादी नहीं करते, बल्कि उनके मालिकों को किराया भी कम मिलता है, टैक्स कम आता है और पड़ोसी इलाके पर असर पड़ता है। हमारे पास सुंदर इमारतें, सुंदर चौक हैं, तमाम तरह की भौतिक संपत्तियां हैं। हमारे पास खाली इमारतें हैं, तो आप वो रोमांच नहीं देखते। आप इन गलियारों से नीचे झांका करते थे, लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, और ऐसी चीजें अब आपको नहीं दिख रही। लिली लांगलोआ सैन फ्रांसिस्को में प्लानर हैं। वहाँ भी खाली दफ्तरों की समस्या है। हमारा करीब 95% टैक्स रेवेन्यू डाउनटाउन के बिजनेस टैक्स से आता है। करीब 80% GDP डाउनटाउन कंपनियों से मिलती है। ये हमारा आर्थिक इंजन है, इसलिए इसका चलते रहना जरूरी है ताकि शहर चलता रहे। सैन फ्रांसिस्को में करीब 1/3 दफ्तर खाली हैं। अमेरिका में ये तीसरा सबसे ज्यादा महंगा हाउसिंग बाजार है, और जो नया निर्माण हो रहा है वो नई दिक्कतें ला रहा है। जलवायु लक्ष्यों के साथ सस्टेनेबिलिटी के और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें उसी से काम चलाना होगा जो पहले से बन चुका है। पर्नीला हागबर्ट स्टॉकहोम स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्बन सस्टेनेबिलिटी की रिसर्चर हैं। अगर नए आवास और इमारतें ऊर्जा की कम खपत वाली तकनीकों से बन भी गईं, तो वो काफी साबित नहीं होंगी। हमें नए उत्पादन की कुल मात्रा भी कम करने की जरूरत पड़ेगी। और ये जानने हम पहुंचे फ्रैंकफर्ट। मैंने एक कन्वर्जन प्रोजेक्ट के बारे में पता किया। 1990 के दशक में बनी एक दफ्तर की इमारत जल्द ही करीब 150 तैयार अपार्टमेंट का रूप ले लेगी। कंपनी के यूरोपीय प्रमुख बेन्यामिन आल्ब्रेcht इस तरह की इमारतों को दोबारा इस्तेमाल करने को लेकर उत्साहित हैं। पर्यावरणीय कारक तो जाहिर है ही, क्योंकि इमारत का ढांचा पहले से खड़ा है। वैसे तो नए सिरे से ढांचा बनाने में ही करीब 50% उत्सर्जन हो जाता है, काफी बड़ी मात्रा है। लेकिन उससे सिर्फ उत्सर्जन ही कम नहीं होता। एक ऑफिस की इमारत को नई सूरत देना 30% सस्ता पड़ता है, और निर्माण में समय भी आधा लगता है। ये वाला नई इमारत के मुकाबले ज्यादा सस्ता तो नहीं था, लेकिन काम तेजी से हुआ। मुझे लगता है कि वक्त वाकई बहुत अहम फैक्टर है। उससे हमें काफी तेजी से प्रॉपर्टी से किराया मिलना शुरू हो जाता है। एक पुरानी इमारत को नया रूप देना अडैप्टिव रीयूज कहलाता है। उससे ढांचे की जिंदगी बढ़ जाती है। सोचिए, पुरानी फैक्ट्रियां कलाकारों को दे दी जाएं, या गोदाम स्ट्रीट फूड के हॉल बन जाएं। एकदम शुरुआत से किसी चीज की योजना बनाने की बजाय मौजूदा ढांचे की रेट्रोफिटिंग कहीं ज्यादा पेचीदा है। जैसा डेवलपर्स ने पाया कि अपार्टमेंट और ऑफिस जरूरत के लिहाज से हमेशा मेल नहीं खाते। आधुनिक खुले प्लान वाले ऑफिस रिहाइश के लिए नहीं बने थे। पहले आपको बड़े क्षेत्र बांटने होंगे, कमरों में पर्याप्त धूप रहनी चाहिए। पूरे फ्लोर के लिए सिर्फ एक बड़ा बाथरूम काफी नहीं है। हर कमरे में हवा, हीटिंग और बिजली भी चाहिए। स्टीवन पेंटर ने एक एल्गोरिदम भी तैयार किया है, ये जांचने के लिए कि क्या दफ्तर आवास के रूप में ढल सकते हैं या नहीं। ये करीब 100 अलग अलग पहलुओं पर गौर करता है, जैसे कि लिफ्ट और खिड़कियों के बीच की दूरी। एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में आपको खिड़की वाला एक अच्छा बेडरूम चाहिए, एक अच्छी लिविंग स्पेस चाहिए खिड़की के साथ, और साथ में शायद रसोई भी और पीछे बाथरूम। ऑफिस वाली कई इमारतों में एलिवेटरों के बीच काफी ज्यादा जगह होती है, उसके लिए ग्लेजिंग की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शानदार नया अपार्टमेंट बनाने के लिए बहुत बदलाव करने होते हैं। हर चीज का पुनर्निर्माण होता है, आगे पीछे का हिस्सा और नींव ही जस की तस रहती है।
इस लिहाज से देखें तो कई दफ्तरों को बदलने में काफी मशक्कत की जाती है। अगर आप अमेरिकी मार्केट पर गौर करें, जहां हम इस तरह का काफ़ी काम कर रहे हैं, वहां 100 अरब वर्ग फुट ऑफिस स्पेस उपलब्ध है। उसका 7% हिस्सा भी अगर आप बदल पाए तो इसका मतलब 60 से 70 लाख घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑफिसों को अपार्टमेंट में बदलना काफी नहीं। ऑफिस ब्लॉक वाला मोहल्ला थोड़ा अखड़ सकता है। दिन भर काम वालों की गहमा गहमी और काम के बाद भुतहा माहौल। लोग सिर्फ काम ही ना करें, वहां रहें भी, ये सुनिश्चित करना चाहिए। फ्रैंकफर्ट प्रशासन ने इलाके में नए जोन निकाले, पार्किंग की जगहों को ग्रीन स्पेस और किंडरगार्टन में बदल दिया। अपार्टमेंट और दुकानें बनाने के लिए डेवलपर्स बुलाए। उनका काम खत्म होते ही यहाँ 6000 अपार्टमेंट होंगे। अब ये इलाका ज्यादा रहने लायक हो गया है, तो दफ्तर भी ज्यादा आकर्षक बन गए हैं, इसलिए उन्हें किराए पर देना भी आसान है। कनाडा के शहर कैलगरी ने अपने डाउनटाउन को पुनर्जीवित करने के लिए पेंटर के साथ काम शुरू किया। कैलगरी में 38% ऑफिस स्पेस खाली पड़ा था, उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रशासन ने तत्परता से इमारतों को कन्वर्ट करने के लिए $75 वर्ग फुट देने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया। तमाम अवरोध, लाल फीताशाही खत्म की। इन प्रोजेक्टों के लिए रास्ता आसान बनाया। पहले 5 प्रोजेक्टों का निर्माण चल रहा है। 750 नए घर बनेंगे, 10 और की मंजूरी मिल गई है। पेंटर कहते हैं कि अधिकांश हाउसिंग सस्ती होगी और परिवारों को ध्यान में रखकर बनेगी। इसमें शहर प्रशासन के वित्तीय प्रोत्साहन का बड़ा हाथ है। अडैप्टिव रीयूज में लाल फीताशाही को कम करने की जरूरत है। टोरंटो, जहां मैं रहता हूं, उसकी मिसाल लीजिए। यहां एक नियम है कि आप ऑफिस स्पेस को हटा नहीं सकते। वो रोजगार की जमीनों के रूप में सुरक्षित है। ये नियम 70 के दशक में आया था। कभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि बदलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब बदलाव की सख्त जरूरत दिख रही है और प्रोजेक्टों को यूं लटकाए भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे निरंकुश नियम आम हैं। कन्वर्जन के लिए मंजूरी भी इतना समय ले लेती है जैसे कि नई इमारत बनाई जानी हो। बेन्यामिन आल्ब्रेस्ट की कंपनी के पहले ऑफिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट सही रहे, तो उन्हें लगता है कि वो अब अडैप्टिव रीयूज पर ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत से डेवलपर्स ने इन प्रोजेक्टों में दिलचस्पी दिखाई है। सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर भी समर्थन में हैं। जिस तरह का सहयोग होगा वही तय करेगा कि हाउसिंग कैसी होगी।